वो कंगना का जिक्र करने से पहले क्या शब्द बोल रहे थे अंकित जी? जो मोदी जी की चहेती हैं, जो ऐसे ऐसे हाथ करके, जो मोदी जी की चहेती हैं, जो मोदी जी की चहेती हैं, जो ऐसे ऐसे हाथ करके, जो मोदी जी की चहेती हैं, जो मोदी जी की सहेली हैं, जो स्मृति ईरानी जी के लिए शब्द इस्तेमाल किए कांग्रेस ने, क्या आप उसे जायज समझेंगे? कांग्रेस की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ किसानों की बात करूंगा जी। दाता सिंह बॉर्डर की। अब किसान जी। आंदोलन 2.0 की कर लूँ। आप कह रहे कि कांग्रेस के बकावे में आके लोगों ने जो है जाम किए, रोड जाम किए। रोड तो जो है मैं खुद वहाँ लगभग 10-15 दिन मैंने स्टे किया। आपकी सरकार ने कर रखे थे, कील गार्ड रखी थी, बहुत लंबा लंबा जो है जाम कर रखे थे हाईवे को। लोगों ने नहीं किए, सरकार ने किए वो तो। और हाँ और ना में मैं जवाब चाहूँगा, आप बाद में देना चाहे तो उस पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पहले हाँ ना में। क्या आप मानते हैं पिछले 5 साल में हांसी हल्के में 1000 करोड़ रुपए लगे हैं? क्या हर किसान ने वो इतने सारे जो कागज थे बिल के, 10-15 कागज हों या 25 कागज हों, वो पढ़े? किसी ने तो पढ़े होंगे। किसान किस पे ट्रस्ट करते थे? मैं यही बुलवाना चाह रही थी तुमसे। किसान किस पे ट्रस्ट करते थे? मैं यही बुलवाना चाह रही थी तुमसे। तो आपकी हर बॉर्डर पर आपकी बात मान ली। आप कहना चाहते हो कि किसान आंदोलन, माफ कीजिएगा, किसानों के जो कानून थे वो खिलाफ नहीं थे, उनके सपोर्ट में थे। आपके प्रधानमंत्री ने जो है वो वापस लिए, या तो आपके प्रधानमंत्री इतने अच्छे नेता नहीं कि अच्छे कानून को भी वापस ले रहे हैं, या फिर वो कानून गलत थे। और अभी तो पहली लिस्ट जारी नहीं हुई है कांग्रेस की और कार्यकर्ताओं का ये हाल है। क्या आपको भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये हाल दिख रहा है? भाजपा के कार्यकर्ता अगर नाराजगी भी शो कर रहे हैं तो नाराजगी भी उनकी बहुत सहज तरीके से है। नहीं, बहुत सहज तरीके से नहीं है। मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद के नारे लगे कविता जैन के यहाँ। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल हांसी विधानसभा में मौजूद हैं और जिस शख्सियत को आप हमारे साथ प्रेम में देख रहे हो, नेहा धवन जी, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की। और आजकल बीजेपी में जो चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और भी जो है अलग अलग राजनीतिक विषयों पे चर्चा करेंगे। नेहा जी नमस्कार, स्वागत। नमस्ते अंकित, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप अपनी बताओ। बहुत बढ़िया। आपकी पार्टी? बहुत बढ़िया। बढ़िया नज़र तो नहीं आ रही। 100% बढ़िया। अच्छा, आपके चाहे एक्स मिनिस्टर हो, एक्स MLA हो, उनकी रोने की वीडियो आ रही है, बगावत की वीडियो आ रही है और कह रहे हैं कि मोहनलाल बड़ोली जी के घर डॉक्यूमेंट से ज़्यादा इस्तीफे पहुंच गए। देखिए, जब भी पर्व का माहौल होता है, जब भी कोई उत्साह का काम होता है, घर में कोई बड़ा काम होता है, तो जो कुनबा बड़ा होता है उसमें कोई नाराज़ होता है, कोई खुश होता है। तो आप इसको एक लोकतंत्र के पर्व की तरह से लें। और जो भी अभी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है वो मुझे लगता है कि थोड़े से समय में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और चाहे वो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को देखो, कोई नाराज़ है अगर मान लीजिए, तो वो अपनी नाराज़गी किसको दिखाएगा? घर के बड़े सदस्य को दिखाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने अगर वो ऐसा बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर हमारी पारिवारिक बात है और परिवार इस बात को संभाल लेगा। पीछे चले जाता हूँ मैं, 5-7 दिन ही पीछे, ज़्यादा नहीं। आपके नेताओं के लगातार बयान आते थे, कांग्रेस की लिस्ट आएगी, फिर बगावत देखना। उनका परिवार नहीं था, आपका परिवार है। नहीं, देखिए, कांग्रेस का भी अपना परिवार है, लेकिन कांग्रेस की जो बगावत है, कांग्रेस की जो खिलाफत है, कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है, वो तो आपको 4 किले तो आपको दिखते ही हैं। हरियाणा के 4 हिस्से कर दीजिए, 4 किले तो आपको दिखते ही हैं। और सबसे बड़ी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से परेशान होकर किन किन ने पार्टी छोड़ दी। ये जो खिलाफत, ये जो बगावत जो दिखती है आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, क्या आप समझते हैं कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया उन्होंने, या उनको कमज़ोर करने के लिए काम किया? अगर उनकी पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जी काम करते रहते तो पार्टी को मजबूती मिलती। उन्होंने मजबूर कर दिया हुड्डा साहब ने उनको पार्टी छोड़ने के लिए, तो कमज़ोर किया या मजबूत किया? कुमारी शैलजा आज उनके हर बयान को दुरुस्त कर देती हैं। मुख्यमंत्री का बयान दिया उन्होंने, तो कुमारी शैलजा जी ने मीडिया में आके कहा कि वो कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये बात तो हाईकमान तय करेगा। आज वो कहने वाले कौन होते हैं और खुद से डिसाइड करने वाले? ऐसे कितने अनगिनत बयान हैं जो कुमारी शैलजा भी उनको टोक चुकी हैं, मीडिया में आके स्पष्ट कर चुकी हैं। रणदीप सुरजेवाला जी भी उनसे सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि जींद उपचुनाव में उनके कांटा निकालने का काम किया था। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ किरण चौधरी जी की, श्रुति चौधरी जी की,
तो उनको भी उन्होंने मजबूर कर दिया, उनकी राजनीति भी दमन कर दी थी, दमन से उनकी राजनीति ख़त्म करने की कोशिश की थी। अशोक तंवर जी को इतना मजबूर कर दिया था, इतना मजबूर कर दिया था कि उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उन पे केसेस लगा दिए थे इतने सारे। तो जो हुड्डा जी और कांग्रेस का हाल जो हरियाणा में है, उस तरह की जो नीति है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं है। इसलिए फिर मैं कहूँगी, अभी तो कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई है, कांग्रेस की लिस्ट आ जाने दो, उनके झगड़े, उनकी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप कहोगे तो मैं तो एक वीडियो भी आपको प्ले करके दिखा सकती हूँ कि अभी तो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो झगड़ा है वो झगड़ा जो है अभी से शुरू हो गया है और लोग आपस में धक्का मुक्की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। मैं आपको अभी इस विषय में एक वीडियो भी ज़रूर साथ साथ चला दूंगी, आप मुझसे अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो रहा और आप इसको देखिए किस तरह से हाय हाय के नारे जो हैं वो कांग्रेस के कार्यालय में लग रहे हैं। ये देखो, ये कांग्रेस में अभी तो बगावत के सुर आपको दिखने लगे होंगे। ये कांग्रेस कार्यालय के जो है शॉट्स हैं, ये वीडियो आज का है और अभी तो पहली लिस्ट जारी नहीं हुई है कांग्रेस की और कार्यकर्ताओं का ये हाल है। क्या आपको भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये हाल दिख रहा है? भाजपा के कार्यकर्ता अगर नाराजगी भी शो कर रहे हैं तो नाराजगी भी उनकी बहुत सहज तरीके से है। नहीं, बहुत सहज तरीके से नहीं है। मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद के नारे लगे कविता जैन के यहाँ। देखिए, वो कविता जैन जी उनसे नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि कविता जैन जी को जो कैबिनेट मंत्री हरियाणा प्रदेश का बनाया था वो किसने बनाया था? मनोहर लाल जी ने बनाया था। अगर आपके कोई गुरु हैं, आप उनसे नाराज जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह का व्यवहार तो देखिए मैं जायज़ नहीं ठहराती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके गुरु आपको बनाने वाले हैं, आपको कैबिनेट पद दिलाने वाले हैं, और मुझे लगता है कविता जैन जी के परिवार के साथ में जो माननीय मनोहर लाल जी का स्नेह रहा है उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कविता जी इस बात को ज़रूर समझेंगी और राजीव जैन जी भी बहुत अच्छे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे। हुड्डा साहब की आपने बात की थी, कांडे निकालने में माहिर बताया था। मनोहर लाल जी भी वहाँ फिट बैठते हैं। कैसे? उन्होंने भी तो हर किसी को ठिकाने लगा दिया। मनोहर लाल जी की वजह से मेरा सवाल सुनो पहले। मुख्यमंत्री सैनी साहब को बनाया उन्होंने, जो एमएलए भी नहीं थे, उनके शिष्य थे, उनके आज्ञाकारी थे, उन्हें बना दिया। अनिल विजो और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे जो पार्टी की सेवा कर रहे थे। मनोहर लाल जी की वजह से कितने नेता बीजेपी में जो है वो छोड़ के गए हैं। क्या ओम प्रकाश धनखड़ जी छोड़ के गए? क्या कैप्टन अभिमन्यु छोड़ के गए? क्या संजय भाटिया जी छोड़ के गए? क्या मनीष ग्रोवर जी छोड़ के गए? क्या अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए? क्या विनोद भयाना जी कांग्रेस ये बीजेपी छोड़ के गए? क्या कमल गुप्ता जी बीजेपी छोड़कर गए? कौन सा ऐसा कार्यकर्ता, कौन सा ऐसा नेता आप बता दीजिए बीजेपी का जो बीजेपी छोड़कर गया हो मनोहर लाल जी की वजह से? वो उन नेताओं की खासियत है कि उन्होंने इतना टॉर्चर होने के बाद भी सहन किया। नहीं, ये तो कहने की बात है। देखिए, आप तो किसी भी विपक्ष के ने ही आपके सामने ये बात कही होगी कि वो भी कांटा निकालने की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनकी बात जायज़ है, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी तो इतने सक्षम व्यक्ति हैं और मैं ईमानदारी से कहती हूँ, जो व्यक्ति उनको जानते हैं, उनके व्यवहार को पहचानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि उन्होंने प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। पिछले 10 वर्षों में 9.5 वर्ष वो मुख्यमंत्री रहे और 9.5 सालों में जो उन्होंने प्रदेश के लिए काम किए हैं उसका फल 15 से 17 सालों में आपको देखने को मिलेगा। आप तो जवान हैं, कैमरे के उस तरफ भी भाई बैठा है, वो भी आपकी जितनी उम्र का है, हमसे आप 10 से 12 साल छोटे होंगे। आपके लिए जो ज़िंदगी आगे पड़ी है वो काम माननीय मनोहर लाल जी करके गए हैं। मैं आपको आज वचन देती हूँ इस बात का कि आप आज से 10 साल बाद ये बात कहेंगे कि नेहा बहन जी ने ये बात सही कही थी। ये काम अगर कोई सरकार करके गई हमारे फायदे का तो वो भारतीय जनता पार्टी करके गई है। ऐसे बहुत से अग्निवीर 4 साल की करती। देखिए, अग्निवीर को नेगेटिवली पब्लिसिटी की गई। अगर अग्निवीर की जो नेगेटिविटी होती तो कभी भी कोई भी युवा उसमें भर्ती होने के लिए नहीं जाता। पूरे देश भर से लोग युवा साथी उसमें भर्ती होने के लिए जा रहे हैं। 100% नेगेटिविटी की बात होती ही नहीं। अगर ये बात होती, जो बात हरियाणा के युवा को समझ में आ रही है, मान लीजिए वो बात क्या उत्तर प्रदेश के युवा को नहीं समझ में आएगी? क्या
कश्मीर के युवा को नहीं समझ में आएगी, क्या गुजरात के युवा को नहीं समझ में आएगी? ये तो हमारे यहाँ पर पिछले दिनों जो एजिटेशंस का विपक्ष के मोटिवेशन के कारण, कांग्रेस के मोटिवेशन के कारण, इनेलो और जजपा के अब मोटिवेशन के कारण पिछले दिनों जो एजिटेशंस हुए और एक झड़ी लगा दी लोगों ने कि हम जो है धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, वो जो एक माहौल बना दिया विपक्ष के द्वारा मोटिवेट करके, वो एक माहौल मैं कहती हूँ हरियाणा प्रदेश के वासियों को इस तरह का आचरण नहीं रखना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो, चाहे कोई अन्य पार्टी सरकार में हो। मैं इस चीज़ को गलत ठहराऊंगी। चाहे हमारी जगह कांग्रेस होती, मैं तब भी आपको ये बात कहती कि ये जो प्रदर्शन और धरनों का माहौल है ये नहीं होना चाहिए। जो बात टेबल पर बैठ के सुलझाई जा सकती है वो सड़क पर दरी बिछाकर, सड़क जाम कर कर नहीं की जा सकती, उसका हल नहीं निकाला जा सकता। ट्रैक जाम करके उसका हल नहीं निकाला जा सकता जो टेबल पर बैठ के करते हैं। एक बात बताइए, सरकार हल निकालने के लिए कब पीछे हटी? कभी भी नहीं पीछे हटी थी, लेकिन विपक्ष ने मजबूर कर दिया वहां पर खड़े होकर, और इस तरह की भाषणबाजी, इस तरह की खिलाफत, झूठ परोसकर उन्होंने मजबूर कर दिया कि साझेदारी की बात ही नहीं हो पाए और ये सरकार जो है असहज हो जाए, अराजकता फैल जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। केवल उनकी यही मंशा थी। इसीलिए हर कर्मचारी को, हर व्यक्ति को उन्होंने मजबूर कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि आप धरने पर बैठिए। लेकिन मैं आपसे एक, आपके प्रश्न से पहले खुद ही एक जवाब देती हूँ, खुद ही जवाब देती हूँ। सबसे पहले छोटी सी बात करते हैं डॉक्टर्स की। आज जो आप भी जानते हैं, आज सरकारी अस्पताल में प्रत्येक गांव का व्यक्ति मेरे से इस बात से सहमत होगा, आज से 10 साल पहले के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं और आज की सुविधाओं का आप तुलना कर लीजिए। दूसरी बात, जितने डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स केवल अपने स्वार्थ के कारण ही बैठे थे धरने पर। हमने कहा कि हम जितना खर्चा सरकार आपको, आपकी एमडी कराने के लिए, आपको एक सरकारी नौकरी देने में, सैलरी दे के पढ़ाने में जो खर्च करती है, उसके एवज में आप जनता की सेवा तो करें उतने सालों के लिए। केवल यही एक विषय था। आपके ऊपर अगर 1 करोड़ रुपए खर्च होगा, आप ब्याज पर भी 1 करोड़ रुपए अपनी पढ़ाई के लिए किसी से लेने जाएंगे अंकित, तो उस 1 करोड़ के बदले में आपको 1.5 करोड़ लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा? हमने कोई ब्याज नहीं मांगा। हमने कहा कि अगर आपकी पढ़ाई पर 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है आपको एमडी करवाने में और आपको सैलरी देने में उस समय की, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस 1 करोड़ के बदले में आप कुछ वर्षों तक का बॉन्ड साइन कर दिए कि इतने वर्ष तक आप सरकारी अस्पताल में अपनी नौकरी करोगे। लेकिन क्या ये जायज़ बात लगेगी कि आप किसी से 1 करोड़ रुपए उधार लेकर अपनी हायर एजुकेशन करें और अगले 6 महीने बाद आप उस व्यक्ति को ठेंगा दिखा के ये कह दें कि भैया मैं तो चला सरकारी से प्राइवेट अस्पताल में क्योंकि वहाँ पर मुझे 10 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है, वहाँ मुझे 50 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है। तो जनता कहाँ गई? सरकारी तंत्र किसके लिए है? आम व्यक्तियों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, जनता के लिए। ये एजिटेशन इस वजह से था, लेकिन हल निकाला गया। सरकार ने उनकी बहुत सारी मांगे मानी और बीच का रास्ता निकाला। कुछ उनकी मानी, कुछ अपनी बात कही, तो बीच का रास्ता निकलता है। दूसरी बात आ गई आंगनवाड़ी सेंटर्स की। मैं हरियाणा प्रांत के, आपके माध्यम से हरियाणा प्रांत के सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स की हेल्पर्स और जो कार्य करती हैं वहाँ पर, उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस के समय में आपकी तनख्वाह कितनी थी? हेल्पर्स की तनख्वाह 1500 रुपये और शायद 3500 से 4000 या 4500 के बीच में कांग्रेस के समय में तनख्वाह थी। सबसे पहली तनख्वाह किसकी बढ़ी? मैं खुद सुल्तानपुर, उमरा और कम से कम 6-7 उधर के लगते गांव, जो 7 बास के गांव हैं, उन सबकी आंगनवाड़ी सेंटर्स में लड्डू वितरण करने मुझे बुलाया गया था। पिछली बार जब हमारी पहली बार सरकार बनी थी 14 के बाद, मुझे उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया था। मैं 7-8 आंगनवाड़ी सेंटर्स में गई थी। वहाँ सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ बैठकर गीत गाए गए। उन्होंने भाजपा सरकार का धन्यवाद किया। मेरे हाथ से लड्डू वितरण कराया गया सभी सेंटर्स में। मेरे यूट्यूब चैनल पर, नेहा धवन चैनल पर वो वीडियो आज भी उपलब्ध है उस आंगनवाड़ी सेंटर का। आपके सुल्तानपुर की आंगनवाड़ी सेंटर का है, स्पेशली बता रही हूँ। वहाँ की सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स ने मेरा धन्यवाद किया कि आपकी सरकार ने हमारी तनख्वाह बढ़ाई। सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट किया, वो भी हमारी सरकार ने। आज आप 8 से 13 हज़ार रुपये सीनियरिटी के हिसाब से, लगभग 15 हज़ार रुपये आज आप
बाकी सब चीज़ें मिलाकर घर लेकर जा रहे हैं। कहाँ 3500 और 1500, कहाँ 6500 और 8500। उसके बाद भी क्या धरना लगाकर बैठना, अपना काम रोकना, जिसकी वजह से आपको सरकारी सैलरी मिल रही है, उस सरकार के प्रति अराजकता फैलाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है आपको नहीं लेनी चाहिए। सरकार आपके फायदे के लिए है। जो कुछ किया हमने किया, कांग्रेस ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया, फिर भी आप बैठे हैं। ये सभी धरनों का यही हाल है। कांग्रेस की बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ किसानों की बात करूंगा जी। दाता सिंह बॉर्डर की, अब किसान आंदोलन 2.0 की कर लूं। आप कह रहे कि कांग्रेस के बकावे में आके लोगों ने जो है जाम किए, रोड जाम किए। रोड तो जो है मैं खुद वहाँ लगभग 10-15 दिन मैंने स्टे किया। आपकी सरकार ने कर रखे थे, कील गार्ड रखी थी, बहुत लंबा लंबा जो है जाम कर रखे थे हाईवे को। लोगों ने नहीं किए, सरकार ने किए वो तो। अंकित, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, तुम मुझे बोलने दे रहे हो सारी बात, और मैं किसान आंदोलन पर भी 1 मिनट लेना चाहूँगी आपका। देखो, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, अपनी बहन हूँ, आप मुझे कुछ भी मान सकते हैं। मैं इस हरियाणा में पैदा हुई हूँ, मेरी भी ऑब्जर्वेशन होगी, चाहे मैं खेत नहीं गई हूँ, चाहे मैंने कभी खेत खलियानी नहीं की, लेकिन साथ में समाज में आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते और देखते हैं। उस नाते भी, और मेरी शिक्षा के नाते भी, मैं बहुत चीज़ें समझती हूँ। किसान आंदोलन शुरू हुआ किसान बिल को लेकर। किसान ने क्या, हर किसान ने वो इतने सारे जो कागज थे बिल के, 10-15 कागज हों या 25 कागज हों, वो पढ़े। किसी ने तो पढ़े होंगे, किसान जिस पे ट्रस्ट करते थे। मैं यही बुलवाना चाह रही थी तुमसे। जिसने पढ़े उसने अपने हिसाब से उन किसानों को समझाया। मैं LLB हूँ, वकील हूँ, मैंने वो बिल पढ़ा। उस बिल में किसी भी बात का इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका ट्रांसलेशन मैं मेरे हिसाब से आपको समझा सकती हूँ। उसमें किसान नेताओं की एक बात थी, शुरुआत में जो एजिटेशन शुरू हुआ था उसमें सारी इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी। किसी ने उस बिल को पढ़ा नहीं था। यहाँ तक कि राकेश टिकैत जी के भी ऐसे वीडियोस आज वायरल हैं, आज सामने हैं, जिसमें राकेश टिकैत जी खुद ये बात कह रहे हैं कि पढ़न की जरूरत है, हमने तो बेरा है बिल में के है, यो तो इस विचार के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए वो बोल रहे थे, ये तो तानाशाही है, ये तानाशाही चलाएंगे, धक्के में हमको इस हमारे सिर पे डाल दिया। पढ़ा किसी ने नहीं था, पढ़ा राकेश टिकैत जी ने भी नहीं था। और शुरुआती दौर में राकेश टिकैत जी के साथ मेरी कम से कम 4 डिबेट हुई थी चैनल की, और एक डिबेट में राकेश टिकैत जी ने खुद ये बात, मैंने उनको मजबूर कर दिया था टेक्निकल पॉइंट्स पे, क्योंकि मैंने वो एक एक लाइन पढ़ी थी, मेरे पास आज भी उसका प्रिंट आउट रखा है, और हाईलाइट किया हुए पॉइंट्स जिन पे ऑब्जेक्शन किसान रेज कर रहे थे, क्योंकि वो भ्रम था, वो झूठ था, और वो फैलाया किसने था? शुरुआती दौर में कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैं नहीं कहती विपक्ष का था, लेकिन बाद में जब विपक्ष ने देखा दूसरे तीसरे चौथे दिन कि ये बहुत अच्छा मुद्दा है, इसको पकड़ लो, क्योंकि इसके बाद जैसे पहले जाट आरक्षण हुआ उसको पकड़ा, उसके बाद अगर हरियाणा प्रांत को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये दिखाना है कि यहाँ की सरकार स्थायी नहीं है, यहाँ की सरकार जो है संभालने के लिए प्रांत को सक्षम नहीं है, अगर ये दिखाना है तो इस आंदोलन को पकड़ लो। उन्होंने वाकई पकड़ा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के लोग थे और चाहे वो हुड्डा जी के लोग थे। एक छोटी सी बात, यानी राकेश टिकैत जी ने क्या माना था मैं वो बता दूं, एक छोटी सी बात लूंगी आपको। उन्होंने कहा कि ये बिल, मैंने उन्हें कहा कि ये बिल में ये लिखा है कि आपके पास 5 एकड़ हैं, आप चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट करें, आप चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें किसी कंपनी से, और अगर आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारी मंडियां ओपन हैं, MSP जो हम दे रहे हैं 14 फसलों पे, जो मैक्सिमम भाव हम दे रहे हैं वो आपको मिलेगा मंडी में। ठीक है, ये बात थी। अब मैं नहीं चाहती हूँ आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना, तो मैं आपकी ज़मीन पे कब्जा करने तो नहीं आ सकती ना, मेरे पास वो राइट नहीं है। अगर आप 20 एकड़ के मालिक हैं, 150 एकड़ के मालिक हैं, तो ही आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि मेरी 20 एकड़ की या 150 एकड़ की जो फसल है उसको जो मंडी में बेचने का जो सिरदर्दी है मैं उससे बच जाऊं, मैं घर बैठा रहूं और कंपनी अपने आप आए खेत से मेरा सामान लेकर चली जाए, वही व्यक्ति करेगा ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ,
फिर वो राकेश टिकैत जी बोले तो ये तो 5 एकड़ के बड़े के किसान के लिए फायदे वाला हुआ, 5 एकड़ से छोटे के किसान के लिए तो फायदे वाला नहीं हुआ। मैंने कहा तो आप खुद बताइए कि 5 एकड़ से बड़े वाले किसान आपके भाई नहीं है क्या? 5 एकड़ से बड़े वाले किसान ही तो सारे धरने पे बैठे हुए थे दिल्ली में। चलो आपकी हर बात, बॉर्डर पर। आपकी बात मान ली, आप कहना चाहते हो कि किसान आंदोलन, माफ कीजिएगा, किसानों के जो कानून थे वो खिलाफ नहीं थे, उनके सपोर्ट में थे। आपके प्रधानमंत्री ने जो है वो वापस लिए, या तो आपके प्रधानमंत्री इतने अच्छे नेता नहीं कि अच्छे कानून को भी वापस ले रहे हैं, या फिर वो कानून गलत थे। ठीक है, मैं आपके प्रश्न की बात का बहुत अच्छे से आपके अंदाज में उत्तर दूंगी, आपको भी समझ में आएगी ये बात। आपको 10 रुपए चाहिए, आपने अपने पापा से 10 रुपए मांगे, आपके पापा ने आपको 10 बार गुस्सा किया कि 10 रुपए क्या करोगे, 10 रुपए क्या करोगे, नहीं लेना, फिजूल खर्ची नहीं करनी, ठीक है। आपने बहुत जिद कर ली, आपने तोड़फोड़ मचा दी, आपने सब कुछ कर दिया, रो भी चिल्ला भी चुके, तो आपके पापा ने आपको 10 रुपए दे दिए, हो सकता है एक आधा लगा के भी दे दें, ठीक है। ये वही सिस्टम है। जब हमारे देश के सबसे बड़े व्यक्ति, हमारे देश के जो ऐसे नेता हैं जिनके हाथ में पूरा देश चलाना है, देश की सुरक्षा है, देश के लोगों के स्वास्थ्य है, देश के लोगों की शिक्षा की चिंता करना है, हर चीज़ की चिंता उनके हाथ में है, उन्होंने भरपूर प्रयास किए समझाने के कि ये बिल में जो बदलाव करने हैं वो चर्चा करके बदलाव हम करवा देंगे, लेकिन आप अपने घर लौट जाइए, आप सड़कों पे मत बैठिए, क्योंकि आप सड़क पे बैठेंगे वहाँ पानी की व्यवस्था किसने की? सरकार ने की। ऐसा नहीं कह सकते, नहीं, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा है, सरकार ना चाहकर भी करनी पड़ेगी, ये संविधान में लिखा है, ये उनकी ड्यूटी है। कोई भी एजिटेशन पे बैठेगा, ये हमारा कानून कहता है, कोई भी एजिटेशन पे बैठेगा, सरकार की मजबूरी है कि वो वहां पर पानी की, टॉयलेट की, सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी उठेगा। मैं मानती हूँ कि वहां पर जो लोग बैठे थे वो भी खुद अपनी व्यवस्थाएं कर रहे थे। जिस टेंट में मैं रुका था, मेरे गांव के टेंट में, और जो मीडिया का टेंट बना हुआ था, तीनों टेंट में हम पर्सनल करते थे, वहाँ सरकार का कोई रोल नहीं। हाँ, ये हो सकता है, मैं मानती हूँ कि वहाँ पर लोग सरकार से उस समय नाराज थे तो उन्होंने नहीं लिया होगा फैसिलिटी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी थी और हमें करना भी था और हमने किया भी है। मेरे पास ऐसा चीज़ है। और दूसरी बात ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब बड़े होने के नाते मैं तो मानती हूँ कि ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर था, बहुत अच्छा व्यवहार था कि ठीक है, अगर जिनके फ़ायदे के लिए हम सोच रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इस बात को वापस लेता हूँ। क्षमा मांगना भी बहुत बड़ी बात है और वापस लेना भी बहुत बड़ी बात है। अब एक पॉइंट पे मेरा अंकित आप जवाब देंगे। जब आपसे क्षमा मांग ली, जब आपसे बिल वापस ले लिए, कह दिया कि मैं आप मेरी बात नहीं मान रहे, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये कह दिया। आज तक कांग्रेस हर डिबेट में, हर जनसभा में, हर नुक्कड़ गली की जनसभा में, हर रैली में उस आंदोलन के दुखद पलों को याद करता है। उस आंदोलन के, जो मैं कहती हूँ कि दुखती रग थी, जो समरसता खराब करती है हरियाणा की, जिसे याद नहीं करना चाहिए, उस बात को चीख के चिल्ला के याद दिलाता है प्रत्येक व्यक्ति को। क्या आप इसे राजनीति नहीं कहेंगे? क्या आप इसे कूटनीति नहीं कहेंगे? क्या आप इसे सही ठहराएंगे? अंकित, आप पर्सनली ईमानदारी से एक इंसान होकर सोच कर देखिए कि जब हमने मान लिया, देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया, तो क्या उसके बाद विपक्ष की राजनीति के आगे एक भी किसान खड़ा होकर ये बात बोलता है कि भाई साहब जो हुआ, बिल वापस हो गए, हमने सरकार ने हमसे माफ़ी मांग ली, मोदी जी ने हमसे माफ़ी मांग ली, हमने भी उनको क्षमा कर दिया, हम भूल गए उस बात को, अब इस बात की चर्चा बंद करिए, ये हमें दुख देती हैं बातें। मैं जिस भी कम्युनिटी से हूँ, क्या मैं सिख कम्युनिटी से नहीं हूँ, मैं सिख कम्युनिटी से हूँ, ठीक है, मैं सिख कम्युनिटी से हूँ, क्या मुझे दुख नहीं था उस बात का? अगर मैं अपने दुखद पलों को याद नहीं करना चाहती, क्यों हम ये बात आज समाज में उठ के नहीं बोल रहे कांग्रेस वालों को, इनेलो वालों को, जजपा को कि बंद करिए ये बात बोलना, बंद करिए ये बात बोलना कि सरकार ने इतने लोग मार दिए और ये कर दिया और वो कर दिया। मैं सच में माफ़ी चाहूँगी, ये बहुत दुखद पल है, किसी का भी इस तरह से देहांत नहीं होना चाहिए। सबके परिवार हमारे अपने हैं, आप भी मेरे भाई हैं, हम सब जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इस बात पर नमक छिड़कने का काम हर चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले और इस विधानसभा के चुनाव से पहले
कांग्रेस कर रही है, एक इडाले कर रही है, एक जजपा कर छोटा रही है, जवाब नहीं करना एक चाहिए। छोटा जवाब चाहूंगा, अगर आप विपक्ष में होते, राजनीति का तो काम ही है फायदे उठाना, मुद्दों को उठाना, आप नहीं उठाते इन मुद्दों को। मैं तो भाजपा में होके कई बार कांग्रेस की भी तारीफ कर देती हूँ। जिस बात पर जिसकी तारीफ होनी चाहिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर आज मैं ये बात कहूं कि इंदिरा गांधी जी एक अच्छी प्रधानमंत्री थी, मैं कहूंगी एक अच्छी प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल अच्छी प्रधानमंत्री थी। मुझे उन पे गर्व भी है कि वो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी। महिला होने के नाते मेरा उनसे इस तरह का एसोसिएशन है कि वो पहली प्रधानमंत्री थी, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि सुषमा स्वराज जी किस तरह से नेता बनी थी ये तो हम जानते हैं, फिर क्या करेंगे आप? हाँ, जब मीडिया में कंगना जी के ऊपर जब लोग ये कह दें कांग्रेसी, मैंने एक नेशनल चैनल की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता से ये कहा कि आप अपने शब्द वापस लें और इन शब्दों का आपका क्या मतलब है। वो कंगना का जिक्र करने से पहले क्या शब्द बोल रहे थे अंकित जी? जो मोदी जी की चहेती हैं, जो ऐसे ऐसे हाथ करके, जो मोदी जी की चहेती हैं, जो मोदी जी की सहेली हैं, जो स्मृति ईरानी जी के लिए शब्द इस्तेमाल किए कांग्रेस ने, क्या आप उसे जायज समझेंगे? क्या हमने सोनिया जी के प्रति, किसी भाजपाई ने सोनिया जी के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? इटली के लेके आप नहीं गिरते? हमने किसी की सहेली कहा? हमने किसी की मित्र कहा? नहीं कहा। आपके नेता नहीं ने कहा है, नहीं कहा। आप मुझे वीडियो दिखा दें। फोटो ऐसे कुछ वीडियो है? नहीं नहीं नहीं, देखो आप उस वीडियो को मुझे निकाल कर दिखाना, मैं आपके चैनल पर माफी मांगूंगी। ये वीडियो उस तरफ चली गई, ऐसे लग रहा है कि मैं कांग्रेस की तरफ से डिबेट कर रहा हूं। नहीं, वो चीज मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं 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 अंकित भाई, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, चाहे वो नेता है, प्रवक्ता है, चाहे वो आम कार्यकर्ता है, हर व्यक्ति इस डिसेंसी को जानता है। हमारे यहाँ पर बहन जी कहकर बात होती है, हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, और हमारे यहाँ पर महिलाओं को जो सम्मान दिया जाता है वो किसी पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता। दूसरी बात, हमने कभी सोनिया जी के लिए, प्रियंका जी के लिए कभी भी इस तरह की टिप्पणी नहीं की जिस तरह की कांग्रेसी हमारी महिला नेत्रियों के लिए टिप्पणी करते हैं। इस बात पर ऑब्जेक्शन जिस दिन समाज उठाने लग गया उस दिन सब सही हो जाएगा। चलो, सब किसी महिला की रिस्पेक्ट ना करना गलत है, छोड़ो इसे। तो हाँसी विधानसभा की बात कर लेते हैं। आपकी विधानसभा है, मेरी भी है, ज्यादा एक्टिव यहाँ रहते हैं जी। विनोद बियाणा जी को टिकट मिली है जी, स्थानीय विधायक थे जी, मैं कहूँगा गाँव में विरोध भी था जी। क्या मानते हैं सही टिकट मिली है? 100% सही टिकट मिली है। देखिए, विनोद बियाणा जी ने पिछली बार भी हमारे हलके का प्रतिनिधित्व किया था और इस बार भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। मेरा तो एक ही मानना है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पर मुझे यकीन है। अगर उन्होंने उनको चुना है तो बहुत अच्छा चुना है। वो आपको चुनते तो भी मैं यही बात कहती कि बहुत अच्छा चुना है। चुनाव करना उनके हाथ में है। संगठन ऐसे नहीं चलता, संगठन बहुत तरीकों से चलता है, बहुत अलग अलग काम अलग अलग व्यक्तियों के जिम्मे होते हैं। जिस व्यक्ति के पास जो काम जिम्मे है उसने वो बाखूबी निभाया। जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने जिन व्यक्तियों का चयन किया वो अच्छा किया। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपना मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके अपने हलके से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए और सरकार में तीसरी बार के लिए अपना जो है आहुति डाल दें। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है और हाँ और ना में ही मैं जवाब चाहूंगा। आप बाद में देना चाहे तो उस पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पहले हाँ ना में। क्या आप मानते हैं पिछले 5 साल में हांसी हलके में 1000 करोड़ रुपए लगे हैं? देखिए, मानती तो हूँ मैं, क्योंकि पूरा हलका बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर लगभग शहर को मिलाकर 63 ऐसे अलग अलग जोन बन जाते हैं। 62 गांव और ढानियाँ हो गई और 63वां शहर हो गया। ये आप इसलिए मान रहे हैं आप बीजेपी में हैं? नहीं, इसको ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप देखें, इसका जवाब काम बहुत होते आप हैं। हांसी हलके के नागरिक के हिसाब से दें। बिल्कुल अंकित, काम बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि इसमें आपको इरिगेशन के लिए भी कोई काम है, पंचायत को भी आप फंड्स आ गए। ये जो 1000 करोड़ रुपए आपको सुनने में बहुत बड़े लग रहे हैं ना, जब इनको अलग अलग विभागों में बांटोगे, इसमें नगर परिषद का भी फंड है, इसमें पंचायत का भी फंड है, प्रत्येक पंचायत का फंड भी हो गया, इसमें जो ग्रांट मिलती है विधायक की वो भी फंड हो गया, इसमें जो मुख्यमंत्री से आप स्पेशल ग्रांट लेकर आते हैं वो भी फंड हो गया। इस तरह के जितने फंड्स मिलाकर और अलग अलग उसकी जो खर्च होता है, जब ये 10 जगह पर लगता है तो अलग अलग बांट देते हैं। गीता चौक में आप मानते 1.25 करोड़ लगे हैं, डिवाइडर बन रहा है, मानते 8 करोड़ लग जाएंगे इसमें? देखिए,
अब ये कैलकुलेशन तो आपको पेपर्स ही देख के पता चलेंगे, ठीक है। इसमें ये मैं ये कहूँ कि नहीं लगते या मैं ये कहूँ कि हाँ लग गए हैं, ये बात तो जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है, जिस फर्म के पास में काम है, और आप तो इतने सजग नागरिक हैं हांसी के, आप हैं, सुनने वाले इतने सजग नागरिक हैं, अगर किसी को भी कहीं कोई डाउट लगता है तो मुझे लगता है कि उस पर आज तो बहुत सरल तरीका है हमारे पास, आरटीआई लगाएं और उससे सारी कैलकुलेशन निकल कर आती है। और मुझे लगता है केवल इसी मानसिकता के साथ भी काम नहीं करना चाहिए कि हम किसी को यही उजागर करते रहें, दूध का दूध पानी का पानी करता रहे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर कांग्रेस के विधायक होते, आप जो है बड़े बेबाक तरीके से बोलते कि नहीं लगे है, करप्शन हुआ है। नहीं, तब भी मैं पेपर्स के आधार पर बोलती, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और थोड़ी मेरी जिम्मेदारी बनती है। इतनी सारी शिक्षा लेने के बाद मैं कोई भी बात अफलातूनी तरीके से नहीं बोल सकती हूँ। मुझे हर बात एक सेंसिबल और नपी तुली बात सोचकर बोलनी पड़ती है, क्योंकि मुझे अगर मैं ऐसी कोई भी बात मुंह से निकाल दूंगी तो मेरी शिक्षा का पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर कांग्रेस होती, इनेलो होती, जजपा होती, मैं यही बात बोलती। जब तक मेरे पास पेपर हाथ में नहीं होते मैं ये झूठ कतई नहीं बोलती। मेरे पास पेपर होते, मुझे उसमें धांधली दिखती कि इस पर इतना खर्च होना चाहिए था, इतना खर्च नहीं हुआ, तो मैं ज़रूर उस पर अपनी आवाज़ उठाती। क्योंकि मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, जिस समय यहाँ रेणुका बिश्नोई जी विधायक थी, उस समय हमारी राज्य में सरकार थी, पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और मैंने हल्के में काम करना बहुत अच्छे से शुरू किया था, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से मैंने काम करना शुरू किया था। हालांकि राज्य में हमारी सरकार होने के कारण और स्थानीय विधायक विपक्ष का होने के कारण हम काम नहीं कर पाए थे वो, लेकिन तब भी सफाई के लिए जिन चौकों पर धरना लगा, मैं वहाँ बैठी थी कि नहीं? बैठे थे। मैंने वहाँ अपने हांसी वासियों को सपोर्ट किया था कि नहीं? मैंने हर उस बात के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जो सही नहीं थी, उठाई थी कि नहीं उठाई थी? चाहे वो हांसी को ज़िला बनाने के धरने पर हो, मैंने सहयोग किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था, क्योंकि मैं एक ऐसी शख्स हूँ जो सही को सही और बुरे को बुरा बोलना मैंने प्रण लिया हुआ है। इसलिए मैं तब भी पेपर्स के आधार पर ये बात बोलती, फैक्ट्स के आधार पर बोलती, ये ज़रूर बोलती। चलो, कांग्रेस का भी जो है कैंडिडेट आ जाएगा। लास्ट में एक सवाल चाह रहा हूँ, हांसी विधानसभा पे चाह रहा हूँ, क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस से कोई भी कैंडिडेट आ जाए, जिनके भी नाम हैं, आई थिंक 20-25 कैंडिडेट होंगे, 44 कैंडिडेट्स हैं। सारे वैसे तो हैं अपने ही, क्योंकि हांसी बहुत छोटा सा शहर है, सबका मिलना जुलना है, सब एक दूसरे से मिल के चाय पीते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 100% जीत होगी। विनोद भयाना जी एक बार फिर से विधायक बनेंगे यहाँ के, क्योंकि मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, कांग्रेस की तरफ से अगर टिकट मिलती, मेरा अपना खुद का आंकलन है, अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलती है, पहली टिकट आप किसकी मान रहे हैं? मैं नाम नहीं ले सकता। मैं तो आपको चर्चा में शामिल कर रही थी। मान लीजिए आप पहली टिकट मानते हैं राहुल मक्कड़ जी की, मेरा ये खुद का आंकलन है, मैं राहुल जी की पॉलिटिकल समझ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। क्यों? मुझे राहुल मक्कड़ जी पॉलिटिकल आदमी ही नहीं लगे। मुझे नहीं लगा कि उनके पास पॉलिटिकल समझ है, मुझे नहीं लगा। अगर उनके पास राजनीतिक ज्ञान होता, राजनीतिक समझ होती, और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। उनके दादाजी यहाँ के नुमाइंदे रहे बहुत बार, बहुत चुनाव लड़े, 3 बार वो विधायक रहे, उन्होंने हांसी को संभाला। अगर उनको वहाँ से भी समझ मिली होती तो मुझे लगता है कि वो इस तरह की जो व्यवहार पिछले दिनों उन्होंने किया वो नहीं करते, क्योंकि उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में, कितनी पार्टियां बदल दी। आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि आप हजका की विचारधारा के थे, आप यही नहीं समझ पा रहे कि आप जजपा की विचारधारा के हैं, आप यही नहीं समझ पा रहे कि आप बीजेपी में आने की भी चाह रख रहे थे कि बीजेपी विचारधारा के हैं, आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि आप कांग्रेस की विचारधारा के हैं। आपको कब समझ में आएगी? 5 साल में इतनी विचारधाराओं का जो दिमाग में उनकी उथल पुथल मची हुई है, वो देखने के बाद हांसी का प्रत्येक व्यक्ति को ये बात समझ जानी चाहिए दैट राहुल मक्कड़ इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता हांसी की जनता को उनके ऊपर विश्वास दिखाकर अपने 5 साल खराब करने हों।
उनको जितवाकर अपने 5 साल खराब करने हो। मैं तो यही अपील करूंगी कि सोच समझ चलो के। आपने ये तो मानना कि भाई जितवा के जीत सकता है कांग्रेस का कोई। देखिए, ये तो रणनीति है, राजनीति है। यहाँ तो सुबह क्या 1 घंटे में भी बहुत कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम चुनावी रण में होते हैं तो किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, मैं राहुल मक्कड़ को मजबूत नहीं मानती हूँ। मैं राहुल मक्कड़ को कतई मजबूत नहीं मानती हूँ। मैं रिपीट कर रही हूँ, कांग्रेस में मजबूत किसे मान रहे हैं? कांग्रेस में देखिए, माननीय सुभाष गोयल जी एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि सुभाष गोयल जी को जो राजनीतिक समझ है वो बहुत अच्छी समझ है। और कांग्रेस अगर टिकट देती है तो सुभाष गोयल जी को टिकट देनी चाहिए। और सुभाष गोयल जी को अगर टिकट मिलती है तो मैं फिर भी एक बात कहूंगी, जीतेंगे विनोद भयाना जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता का ही नहीं, हांसी हल्के का, हांसी शहर का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, जजपा के साथ नहीं है, इनेलो के साथ नहीं है। चलो आप अपनी पार्टी का गुणगान करेंगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बाकी हांसी की जनता जो इसका फैसला भी जल्द सुना देगी। बिल्कुल। और इंतजार उसका है, उसके बाद मिलेंगे और दोबारा चर्चा करेंगे। अच्छा लगा अंकित आपसे पहली बार बात करके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। थैंक यू सो और मच। थैंक यू। जनता जनार्दन हरियाणा की जो देख रही इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। हर बात पे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका कोई डाउट, कोई सवाल, कोई जवाब रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।